आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये हमारे आज के क्लास का टॉपिक होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिवर प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि अलग अलग नदी के लिए ना अलग अलग प्रोजेक्ट निकाले जाते हैं, मतलब कि उस नदी में क्या होना है क्या नहीं होना है, उसका सफाई कब होना है, कैसे होना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेज रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आखिर इतने कीमती वाटर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। हालांकि अभी आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी इसमें नए नए बातों को आप सीखेंगे। क्या है इसमें, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अर्लियर डैम्स वेर बिल्ट टू कलेक्ट रिवर वाटर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। देखो, आज से बहुत समय पहले, यानी कि आज से लगभग आप 60 साल 70 साल आप पीछे चले जाओ, मेनली जो डैम बनाए जाते थे ना, पहले डैम बनाने का मकसद एक ही होता था कि नदी के पानी को और बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा सके डैम को बना के, ताकि उसी पानी का बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सके अपने खेत में डालने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि आज जो हम लोग डैम बनाते हैं उसका मकसद अलग है। आज से 60 साल 70 साल पहले जो हमारे डैम बना करते थे, उनका मकसद केवल ये होता था कि नदी के पानी को कलेक्ट किया जाए, उसको बहने ना दिया जाए, यानी कि आगे समुद्र में मिल जाने ना दिया जाए, उसको बीच में ही रोक लिया जाए और उसको कलेक्ट करके रखा जाए। और रेन वाटर को भी आपस में कलेक्ट करके रखा जाए, ताकि इस बचे हुए पानी को हम लोग बाद में अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेंगे। ये पहले मकसद हुआ करता था डैम बनाने का। ठीक है, टुडे लेकिन आज क्या है डैम बनाने का मकसद? देखो, टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, फ्लड कंट्रोल एंड फिश ब्रीडिंग। लेकिन आज के समय में डैम का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आज डैम का इस्तेमाल हम लोग केवल पानी को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग डैम बनाते हैं। जैसे डैम बना के हम लोग पानी रोकते हैं और उस रोके हुए पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर से उसी पानी को हम लोग अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं पीने के लिए। ठीक है, और फ्लड कंट्रोल भी, यानी कि डैम से भी हमारा बहुत बड़ा बाढ़ का जो खतरा है वो हमारा बच जाता है, टल जाता है। तो फ्लड कंट्रोल भी हमारा डैम से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फिश ब्रीडिंग, यानी कि डैम हम लोग इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम लोग इसमें बड़े लेवल पे, यानी कि लार्ज स्केल पे मछली को पाल सके। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि डैम का पहले इस्तेमाल जो था ना, वो बहुत ही लिमिटेड यूज था उसका, केवल पानी को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो और उसको खेतों में लगा दो। लेकिन आज डैम का जो इस्तेमाल है, उसका जो डैम का आज पर्पस है, डैम का जो आज मेन ऑब्जेक्टिव है बनाने का, वो थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग आज डैम में जो पानी हमारा इकट्ठा होता है उसको हम लोग आज बिजली बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, घरों में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, डैम से हम लोग बाढ़ को कंट्रोल भी कर पाते हैं। और हम लोग डैम में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें बड़े लेवल पे मछली भी पाल पाते हैं, यानी कि पाल सकते हैं। ये हमारा आज के डैम का इस्तेमाल है। आगे, हैंड्स डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो क्या आज डैम केवल हम लोग एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या मल्टीपर्पज है हमारा डैम? बिल्कुल मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज का मतलब हो गया डैम का आज केवल एक इस्तेमाल नहीं है, बल्कि डैम का इस्तेमाल हम लोग आज अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए। तो क्या यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि डैम हमारा क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब सिंपल सा क्या हो गया आपका, यहाँ पे कोई एक आपके पास चीज है जिसका आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चीज यहाँ पे क्या है? आपका डैम है। तो क्या डैम हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आज अलग अलग तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन द सतलज बीज रिवर बेसिन, द वाकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट वाटर इज यूज फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज इरीगेशन। यानी कि वाकरा नंगल डैम जो है हमारा, जो कि सतलज बीज, मतलब कि बेसिकली सतलज रिवर जो है आपका, वहाँ पे हमारा वाकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट, उस वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि ऐसा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का आप नाम बताओ एग्जाम्पल के साथ, तो आप ये बता सकते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है, इस डैम में जो भी हमारा पानी इकट्ठा होता है, उस पानी से हम लोग बिजली के साथ साथ खेत में भी उस पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल एक।
जिसमें हम लोगों ने डैम के बारे में बेसिकली देखा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेर लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। अब देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि इस प्रकार के डैम का जो बनना ज्यादातर यानी कि बड़े लेवल पे जो बनना शुरू हुआ, ये हमारे आज़ादी के बाद बनना शुरू हुआ। इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारे इंडिया में बड़े लेवल पे डैम बनाए जाने लगे। और केवल उस समय जो डैम बन रहे थे, अब इस मकसद से केवल नहीं बन रहे थे कि केवल बारिश के पानी को इकट्ठा करना है, नदी के पानी को इकट्ठा करना है, बल्कि डैम को मल्टीपर्पज के लिए तैयार किया जा रहा था, बिजली के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए। लेकिन ये सब चीज ज्यादातर आपको इंडिया में कब देखने को मिला? आज़ादी के बाद ज्यादा देखने को मिला, है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च किए जाने लगे इंडिया में आज़ादी के बाद बेसिकली। और इसका मेन मकसद क्या था? डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, सिंपल सा। क्योंकि देखो, जितने डैम बनेंगे उतने इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेंगे, उतने आप फिश को पाल पाओगे, उतना आप पानी घरों में भेज पाओगे। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। आगे, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली सेड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लास 10th में है और सैंपल पेपर जब हम आपको बनवाएंगे तो वहां पे ना ये स्टेटमेंट है। और चूंकि यहाँ पे आ गया तो मेरे माइंड में थोड़ा सा मेरा याद भी ताजा हो गया, क्योंकि ये कई बार सीबीएसई ने पूछा है। ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि किसने कहा था टेम्पल्स आर मॉडर्न, सॉरी, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि मॉडर्न इंडिया का जो डैम है वो क्या है? एक तरीके से टेम्पल है, यानी कि मंदिर है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मतलब ये हो गया कि भारत के तरक्की में सबसे बड़ा हाथ किसका है? डैम का है। और डैम को जवाहरलाल नेहरू ने किस का दर्जा दिया है? टेम्पल का, यानी कि मंदिर का दर्जा उन्होंने दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो, मंदिर में हम लोग किस लिए जाते हैं? भगवान से अपना प्रार्थना करने के लिए, ताकि हमारा जीवन अच्छी तरीके से चले। उसी तरीके से यदि इंडिया को अच्छी तरीके से चलाना है, इंडिया के प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को देखना है, तो डैम बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डैम को जवाहरलाल नेहरू जी ने मंदिर का दर्जा दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये कई बार सीबीएसई ने पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 1 नंबर में पूछा है इसको, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसे पूछेगा कि हु सेड दैट द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसको, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, डैम्स would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो उनका मानना यह था कि डैम जो है, डैम से एग्रीकल्चर तो हमारा डेवलप होगा ही होगा, क्योंकि डैम में जो पानी इकट्ठा होंगे उससे हमारा खेती बाड़ी हो पाएगा अच्छे तरीके से। और डैम में जो पानी इकट्ठा होंगे उस पानी को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और यदि यह सब चीज़ होगा तो ऑब्वियस ये बात है, हमारा अर्बन इकोनॉमी तो डेवलप करेगा ही। अर्बन इकोनॉमी का मतलब है शहर वाला एरिया जो है वो तो आपका डेवलप करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का कहने का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। some problems may occur due to multi-purpose projects and large dams which are as follows। देखो, हमने अभी यहाँ पे ये पढ़ा कि डैम हमारा बेसिकली एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, जिसका केवल डैम बन जाता है और उससे, यानी कि डैम तो एक ही है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि डैम जो है वो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एग्जांपल है। लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या फिर लार्ज डैम जो भी आप कह लीजिए, इससे अलग अलग प्रकार के समस्याएं भी क्रिएट होती हैं। हालांकि आपको बिजली मिल जाएगा, ठीक है, आपको पानी मिल जाएगा, वो भी ठीक है, आप मछली पाल पाओगे, वो भी ठीक है, लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि लार्ज डैम्स का बहुत बड़ा नुकसान भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हम लोगों को उससे झेलना पड़ता है। वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से या फिर लार्ज डैम से। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके, लगभग 10-12 प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहला आप इसमें लिखा गया है डैम्स में अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। देखो, कभी आपने डैम देखा है? बताइए, नहीं देखा आपने कभी? चलो कोई बात नहीं, यदि आपको कभी मौका मिले डैम देखने का तो आप देखिएगा उसको। लेकिन अभी हम फिलहाल बताते हैं डैम होता कैसा है। देखो, डैम ना जब भी बनता है ना तो बिल्कुल वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा,
मतलब नदी बह रहा है और उसके बिल्कुल बीचों बीच डैम बना देगा। अच्छा, डैम बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस रफ्तार से नदी का पानी बह रहा था उसके रफ्तार को थोड़ा सा कर दिया, क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, उसके स्पीड को कम कर दिया जाएगा। सिंपल सा है ना, नदी सीधा सा बह रहा था, उसके बीच में आप एक अड़कन के तरह डैम आपने बना दिया। तो डैम क्या करता है? बेसिकली नदी में जो हमारा पानी जिस स्पीड से बह रहा था उसके स्पीड को रोक देता है और डैम के पीछे सारा पानी को इकट्ठा कर देता है ना, जमा कर देता है और धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। फिर आपने ऐसा देखा होगा। तो ये क्या करता है डैम? बेसिकली जो नेचुरल फ्लो है रिवर का उसको ये बेसिकली रोक देता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप सोच के बताइएगा, ठीक है? जिस रफ्तार से नदी बह रहा था उसके रफ्तार को आपने रोक दिया और डैम के पीछे सारा पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है? तो क्या डैम के पीछे जिधर हमारा पानी इकट्ठा हुआ है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा पानी एक बार इकट्ठा होकर क्या आसपास वाले एरिया में बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डैम का कि ये बाढ़ का सिचुएशन जल्दी क्रिएट कर देता है अगल बगल वाले एरिया में। लेकिन हाँ, बाढ़ का सिचुएशन तभी आता है जब डैम में पानी हमारा क्या हो जाए? ओवरफ्लो हो जाए, ज्यादा हो जाए तब। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब देखो, सेडिमेंटेशन का मतलब आप यहाँ पे सीधा समझो कि जब नदी का पानी बहता है तो अपने साथ वो बालू भी लेके चलता है, कंकड़ पत्थर छोटा छोटा ये सब भी वो लोग लेके चलते हैं, नदी वाला पानी। तो जब आप डैम बना के नदी के पानी को आप रोक दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि नदी के साथ जितना भी बालू बह के आ रहा होगा वो भी कहाँ चला गया? आपका डैम में जो नीचे पीछे पानी है उसके नीचे जाके वो बैठ जाएगा। इससे होता क्या है ना, जरा समझो बड़ा ध्यान से। मतलब आप सपोज करो कि नदी बह रहा है और नदी बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पानी के साथ कंकड़ पत्थर बालू ये सब भी जा रहा है और अचानक आपने बीच में डैम बना दिया। अब क्या हो गया? पानी का जो स्पीड था वो रुक गया और सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो गया? डैम के पीछे इकट्ठा हो गया। तो जितने भी धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर आ रहे थे पानी के साथ वो कहाँ पे इकट्ठा होगा? बिल्कुल डैम के नीचे जमा हो जाएगा, पीछे वाले हिस्से में। तो वहां पे क्या होगा? बहुत बड़ा एकदम पहाड़ के जैसा खड़ा हो जाता है, क्या? मिट्टी बालू ये सब जमा हो जाता है, जिसके वजह से पानी हमारा ओवरफ्लो होके अगल बगल वाले एरिया में बहने लगता है और वहां पे बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। यही हमारा सेकंड पॉइंट कहने का मतलब था, ठीक है? ये हमारा समस्या है। आगे, डैम्स में फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू माइग्रेट। अब देखो क्या कई बार क्या होता है ना, डैम के वजह से हमारा जो नदी का सीधा सा रास्ता होता है वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। टूटने का मतलब है कि जब आप नदी के बीचों बीच डैम बनाते हो तो डैम के पीछे जो पानी होता है वो ओवरफ्लो होने की वजह से अपना रास्ता खुद इधर उधर बना के पानी भागने लगता है, जिसके वजह से जहां पे बाढ़ नहीं भी आना चाहिए था उस जगह में भी बाढ़ आ जाता है। और इससे बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये भी है कि जो एक्वेटिक एनिमल है, मतलब जो मछली ये सब है, उनको माइग्रेट करने का मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि देखो, नदी का पानी यदि बह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मछली एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन आपने डैम बना दिया तो क्या वो माइग्रेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो एक्वेटिक एनिमल को भी यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आगे, डैम्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो कई बार मतलब डैम का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, उसमें से एक ड्रॉबैक ये भी है कि डैम के पीछे जो आप पानी इकट्ठा करते हो, पानी के नीचे हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी होता है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी होते हैं। और जब उस पेड़ पौधे के ऊपर हमारा लगातार कुछ महीनों तक पानी इकट्ठा रहेगा जमा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेड़ पौधा हमारा जो पानी के नीचे वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इससे भी बड़ा नुकसान है ना? मतलब ये हो गया कि डैम के पीछे जो आप पानी इकट्ठा करते हैं उस पानी के नीचे क्या है? आपका पेड़ पौधा है अलग अलग वैरायटी का, वो लगातार पानी के नीचे दबा हुआ रहेगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, पेड़ पौधा सड़ जाएगा, गल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है, ठीक है? आगे उसके बाद है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव also been the cause of many social movements like the नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तेहरी डैम आंदोलन एटसेट्रा। अब देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के वजह से हम लोगों को ये मालूम चल गया है कि लोगों को समस्या तो होता है, ठीक है? और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने से लोगों को समस्या होता है, ठीक है, लेकिन जब लोगों को समस्या होगा तो क्या लोग उसके प्रति प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े बड़े डैम के प्रति हमारे इंडिया में बहुत बार मूवमेंट चलाया गया लोगों के द्वारा कि इस डैम को यहाँ से हटाओ। क्यों? क्योंकि डैम की वजह से हम लोगों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा होता है। अच्छा, जैसे सपोज करो
यदि आपके लिए सरकार कुछ बनाए और उससे आपको फायदा मिले तो क्या कभी भी आप उसके खिलाफ मूवमेंट करोगे? कभी भी नहीं। लेकिन आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बना दिया जिससे आपको फायदा मिल ही नहीं रहा है, तो क्या आप उस चीज को रहने दोगे? नहीं, आप चाहोगे कि सरकार इसको तुरंत क्या कर दे, हटा दे। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि बड़े बड़े लार्ज डैम बनाने की वजह से लोगों को समस्या ज्यादा झेलना पड़ रहा था। तो लोगों ने इसके प्रति समय समय पर आंदोलन भी किया है, जैसे नर्मदा को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया था मालूम है? क्योंकि नर्मदा के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था छोटा सा, और वैसे भी नर्मदा हमारा बहुत ही छोटा सा नदी है, उसके ऊपर डैम बनाया जा रहा है। तो डैम बनाने की वजह से हुआ ये कि बगल बगल वाले एरिया में बाढ़ आ गया। बाढ़ मतलब डैम का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ आ गया, और जहां पे बाढ़ नहीं भी आना चाहिए था वहां बाढ़ आ गया, लोगों का सारा नुकसान लेके चला गया, पूरा उसको क्षति पहुंचा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन पहला। दूसरा था टेहरी डैम आंदोलन। यानी कि बेसिकली दो जो आंदोलन आप यहाँ पे देख रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन, ये बेसिकली डैम को लेकर था कि डैम यहाँ से हटाओ, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हमेशा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको फायदा नहीं देता बल्कि आपको नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, फायदा तब देगा जब वो बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाए, हर चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए तब। ठीक है, आगे These social movements are launched because of large-scale displacement of local communities by multi-purpose projects and large dams। अब देखो, इस प्रकार का आंदोलन जो शुरू हुआ, सबसे पहले तो डैम को लेकर ही हुआ, और दूसरी बात हुआ यह ना कि डैम जब भी गवर्नमेंट बनाती है ना, तो आस-पास के एरिया में जो लोग रहते हैं उसको अपने जगह को खाली करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि डैम का पानी है भाई, कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है और कभी भी अगल बगल वाले एरिया में बाढ़ आ सकता है, इसीलिए आप लोग यहाँ से हट जाओ। अब जरा आप सोचिए, जो आदमी अपनी जमीन पे 40 साल 50 साल 60 साल से रह रहा है, वहां पे उसका पूरा फैमिली बसा हुआ है, पूरा उसका मोहल्ला गांव बसा हुआ है, और गवर्नमेंट अचानक आके वहां पे डैम बनाना शुरू करे और लोगों को वहां से खाली करवा दे, तो क्या लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो बेसिकली डैम बनाने के कारण लोगों को वहां से हटाया जा रहा था, इसीलिए लोगों ने इस प्रकार के आंदोलन को शुरू किया। और यदि पूछा जाए कि बताओ इन आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो रीजन आपका क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बड़े बड़े डैम को बनाया जा रहा था, इसीलिए लोगों को वहां से हटाया जा रहा था, इसीलिए लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन को उन्होंने किया। ठीक है, आगे local people had to give up their land, lost their livelihood and their control over resources was negligible। अब लोगों से ये भी कह रहा था कि आप अपने जमीन को यहाँ से छोड़ो, अपना जमीन आप हमारे हवाले दे दो, क्योंकि हम आसपास में क्या बनाने वाले हैं? डैम बनाने वाले हैं, और आप आसपास में अब मत रहो, क्योंकि डैम का पानी है, कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है और कभी भी आपका जान जा सकता है। यानी कि लोगों को वहां से जबरन हटाया जा रहा था, इसीलिए लोगों ने इस प्रकार के मूवमेंट को शुरू किया था। ठीक है, और चूंकि भाई अब लोगों का जमीन छीना जा रहा है, तो क्या उस जमीन पे लोगों का कोई अधिकार रहेगा? कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका जमीन को छीन रहे हैं डैम बनाने के लिए। आगे, सो द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स। तो आसपास के एरिया में जो लोग जो रहते होंगे, उनको इस बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं दिखा, बल्कि इनको नुकसान ही दिख रहा था, क्योंकि इन लोगों को हटाया जा रहा था वहां से, इसीलिए इन लोगों ने इस प्रकार के मूवमेंट को चालू किया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे, समटाइम्स डैम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। देखो, कई बार ना डैम की वजह से लोगों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए, समझिएगा हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो, जैसे मान लीजिए कि एक डैम बनाया गया और दो गांव हैं डैम के बगल में। ठीक है, एक गांव चाहता है कि हम डैम का पानी इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में डालने के लिए। ठीक है, और एक गांव का आदमी चाहता है कि हम डैम का पानी इस्तेमाल करेंगे मछली को पालने के लिए। अब जरा सोचो, दो गांव हैं, दोनों गांव डैम के पानी को इस्तेमाल करना चाहता है। एक इस्तेमाल करना चाहता है अपने खेत में डालने के लिए, और एक इस्तेमाल करना चाहता है वहां पे मछली पालने के लिए। तो बताइए, क्या दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल झगड़ा होगा। तो डैम के वजह से लोगों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर, डैम में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, क्या दिक्कत है? वो मछली भी पाल लेगा, वो खेत में पानी भी डाल लेगा, क्या दिक्कत है? डैम में तो बहुत पानी होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है आपका। देखिए, हर डैम में पानी अनलिमिटेड नहीं होता है। कई बार तो ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे डैम हैं जो कि साल में कई महीने तो सूखे रहते हैं।
सूखा का मतलब हो गया पूरी तरीके से वो सूख जाते हैं। वो भरते कब है फिर? बरसात के सीजन में। और बरसात का सीजन मतलब कि बरसात के सीजन में पानी को रोका जा सके, इसीलिए वो डैम बनाया गया है। तो आप जरा सोचो, जो आदमी उसमें मछली पालना चाहता है, क्या वो कभी भी उसको पानी इस्तेमाल करने देना चाहेगा खेत के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या वो मछली पाल पाएगा? नहीं पाल पाएगा। इसीलिए दो आदमी के बीच में, नहीं कि दो गांव के बीच में झगड़ा का भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा डैम। तो डैम से बेसिकली फायदा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी हम लोगों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आगे, ऑल्सो डैम्स क्रिएट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब देखो, डैम की वजह से दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा तो होता ही है, कई बार डैम्स के कारण दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये किस्सा है। देखिए, जैसे आप सपोज करो, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि जो गंगा नदी है हमारे बिहार से होते हुए झारखंड की ओर जाती है, ठीक है, और झारखंड से भी आगे यदि हम लोग बात करें तो बंगाल की ओर ये जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो झारखंड को आप छोड़ दो क्योंकि झारखंड थोड़ा सा नीचे पड़ता है बिहार के। आप बंगाल एग्जाम्पल ले लो, हमारा से सटा हुआ बंगाल है, बंगाल का आप एग्जाम्पल ले लो। चलो, आपको मालूम है कि गंगा नदी बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, ठीक है, और बिहार गवर्नमेंट क्या करे, गंगा नदी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा डैम बना दे और सारे पानी को बिहार में रोक दे। तो क्या यहाँ पे बंगाल वाले गवर्नमेंट को या फिर बंगाल के लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वो बोलेगा कि भाई पानी है, पानी पे सबका अधिकार है, आप डैम बना रहे हो ठीक है, लेकिन डैम का पानी हमारे लिए भी तो छोड़ो, ताकि वो पानी आगे आके बंगाल में भी आ सके, हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन बिहार गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं, हमारे स्टेट का बात है, हमारे स्टेट में गंगा नदी बह रही है फिलहाल, तो हम इसका डैम बना के सारा पानी हम रोक देंगे। इससे क्या होगा? पानी बंगाल नहीं जा पाएगा। इससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, स्टेट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो कई बार ऐसे हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि डैम के वजह से झगड़ा हो गया है दो स्टेट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया, हालांकि बिहार और बंगाल के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया। क्योंकि गंगा नदी बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, और यदि बिहार गवर्नमेंट उसके ऊपर एक डैम बना दे तो पानी हमारा बंगाल जा ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से दोनों गवर्नमेंट के बीच में नोकझोंक हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट में मामला चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, बहुत फिर लंबा प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो झगड़ा का कारण हमारा डैम एक बहुत बड़ा है। आगे, लार्ज डैम्स आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। देखो, बेसिकली डैम को क्यों बनाया जाता है? ताकि बाढ़ का सिचुएशन होने से उसको रोका जा सके, है ना। लेकिन कई बार डैम जो है ना बाढ़ को रोक नहीं पाता, बल्कि वो बाढ़ को और क्रिएट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ मतलब डैम बनाया तो गया ठीक है, लेकिन बरसात के समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो क्या वो डैम उन सारे बरसात के पानी को होल्ड करके रख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि डैम हमारा ओवरफ्लो भी तो हो सकता है, आगे भी पानी गिर सकता है, अगल बगल वाले गांव में पानी घुस सकता है, पूरा बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो कई बार डैम जो है ना बाढ़ जैसे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि बाढ़ वो खुद क्रिएट कर देता है, कई बार ओवरफ्लो होने की वजह से। आगे, द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। और जब बाढ़ आता है डैम के वजह से, ओवरफ्लो होने के वजह से, तो केवल और केवल लोगों का नुकसान नहीं होता, जमीन का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये सब तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी भी हमारा ऊपर का हट के दूसरे जगह चल जाता है, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या हो गया? ऊपर वाला मिट्टी कट के दूसरे जगह पे चला जाएगा। तो ये बल्कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इंसान के प्रॉपर्टी का, लाइफ का, धन संपत्ति, बिल्डिंग, ये सब का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ हमारा जो मिट्टी ऊपर का है वो भी बह के दूसरे जगह पे चला जाता है, ठीक है। आगे, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स गिव राइज टू अर्थक्वेक, वाटर बॉर्न डिजीजेज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन। कई बार ये भी होता है कि यदि डैम के पीछे लगातार 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल से पानी इकट्ठा है, तो उस वजह से अर्थक्वेक भी आ जाता है कई बार। हालांकि डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उससे अर्थक्वेक तो आता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, लेकिन उससे भयंकर अर्थक्वेक नहीं आता है। भयंकर का मतलब उतना भयंकर भी अर्थक्वेक नहीं आएगा कि पूरा बिल्डिंग ये सब गिर जाए, पूरे स्टेट में एकदम भूकंप आ जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, छोटा सा भूकंप आ सकता है डैम की वजह से, और ये आता भी है, और ये रिसर्च में पाया भी गया है। लेकिन डैम के पीछे जो सालों साल पानी इकट्ठा करके रहता है ना, उसमें पानी से जुड़ा हुआ समस्या बहुत होता है, यानी कि बीमारी।
मतलब ये हो गया कि उसमें यदि आप नहा भी लेंगे एक बार ना, आप बीमार पड़ जाओगे, कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा बहुत, क्योंकि देखो बहुत लंबे समय से पानी इकट्ठा होता है उसमें, बहुत सारे कीड़े मकोड़े डिजीज उसमें फैल जाते हैं, है ना, इस वजह से। और पेस्ट हो गए, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, और पोल्यूशन तो वो बढ़ता ही है। पोल्यूशन किस लिए बढ़ेगा? क्योंकि उस पानी को आप रिलीज नहीं कर रहे हो बार बार, सारा एकदम कीड़ा मकोड़ा जो भी है सब उसी में आपका है, उसी में मर रहा है, उसी में वो जी रहा है, सब उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, 10-12 कारण, जिसके वजह से डैम, यानी कि डैम के वजह से बेसिकली ये सारे समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या फिर बड़े बड़े डैम से किन किन समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, तो आप ये 10-12 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिखेगा, जैसे 5 मार्क्स का आए तो 5 पॉइंट लिख दो, है ना, 4 मार्क्स का आए तो 4 पॉइंट, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपके पास 10-12 रीजन है, तो आप कोई भी 5 याद रख लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।